नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया। थर्ड चैप्टर का आज सेकंड जो लेक्चर है उसको आज हम पढ़ने वाले। आज हम अफवाह तंत्र की बात करेंगे, यानी कि भारत की स्थिति और आकार को जब हमने पहले चैप्टर में देखा तो यह तय हो गया था कि भौतिक प्रदेश जो है भारत का जो डिवाइडेशन है 5 भागों में, वो हमें चुटकियों में और बहुत आसानी से याद होने वाला है। जब हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा तो वो सारी चीजें एक के बाद एक क्लियर होती गई, क्योंकि हमने उत्तरी भारत में हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन किया, फिर उत्तरी भारत के मैदान को हमने देखा, फिर भारत के पठारीय क्षेत्र को हमने देखा, फिर भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसको हमने देखा और फिर भारत के द्वीपों की बात हमने की। ये पढ़ने के बाद अब हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं और अफवाह तंत्र में भारत की नदियों की बात होती है कि कौन कौन सी मुख्य नदियां जो है इन क्षेत्रों में बहा करती है। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 ऐसी नदियां हैं, वो प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में सारी नदियां अधिकतर जो है उन्हीं में जाकर मिलती है। तो अगर हम आगे इस लेक्चर को जब शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी की बात करेंगे। और फिर सिंधु की सहायक नदियां जो झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलुज जो नदी है, सतलज भी कहा जाता है, इन नदियों की हम बात करने वाले। अब ये सिंधु नदी जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु नदी पर चलेगा। सिंधु नदी मैंने आपको बताया कि फारस के जो लोग आते थे, फारसी जिन्हें कहते थे, फारसी मतलब ईरान वाले जो लोग आते थे, ईरान के लोग से को हे बोला करते थे। से को क्या बोला करते थे? से को हे बोला करते थे। और वो जो सिंधु के पास में जो लोग रहते थे उनको सिंधुवासी कहते थे, सिंधुवासी। और से को हे बोलने के कारण ये शब्द हिंदूवासी हो गया और हिंदूवासी से कालांतर में ये स्थान जो है वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। हिंदुस्तान, इसको ईडस भी कहते हैं और ईडस से बिगड़ कर ये हमारा इंडिया शब्द आया जो आज प्रचलन में चल रहा है। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो सिंधुस्तान से बना है और वो इस ईडस के कारण यानी सिंधु नदी के कारण ही बना है। सिंधु नदी जो है मुख्यतः चीन से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। पहले जब तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था उस समय तो सिर्फ ये तिब्बत की मानी जाती थी, लेकिन तिब्बत पर चाइना ने यानी चीन ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद चिंगू मिंगू चाओ चिंगू वहां पहुंच गए, वो सारा क्षेत्र उनका हो गया सिंधु वाला। और ये तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जहां से ये निकलती है तो वो चाइना के कब्जे में है अब। तो ये चाइना से निकलती है, मतलब चीन से निकलती है। एक इसका छोटा सा व्यू अगर हम बनाए तो ये इस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से बहती हुई जो है अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ हमने जब भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ा था, मैदानों की बात नहीं कर रहा हूं, जब भारत के ऊपर वाले हिस्से को हमने जब यहाँ पढ़ा था, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था भारत का, वहां पे काराकोरम श्रेणी तिब्बत में मैंने आपको दिखाई थी। तो वो जो काराकोरम श्रेणी मैंने दिखाई थी, काराकोरम श्रेणी, इस काराकोरम श्रेणी के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत चीन में है, तिब्बत में है, चीन में है ये कैलाश पर्वत। तो इस कैलाश पर्वत के पास ही बनी हुई है यहाँ एक झील और इस झील को कहते हैं मान सरोवर झील। मान सरोवर झील, मान सरोवर झील। अब मान सरोवर जो झील है यह एक जगह पड़ती है इसके पास ही, इस स्थान पर, जिसको कहते हैं बोखरचू। बोखरचू, बोखरचू स्थान के पास एक जगह है जिसका नाम है सिनका बान। ये कई गाइडों में एनसीईआरटी के अलावा अलग अलग नामों से, कई जगह सिनबान लिखा हुआ है, कई जगह सिनबानू किया हुआ है, तो इसका सही नाम है सिनका बान। तो ये जो नदी है ये इस स्थान से निकलकर यूं चलना शुरू करती है। हम बात किस नदी की कर रहे हैं? हम बात सिंधु नदी की कर रहे हैं, जो कैलाश पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? काराकोरम श्रेणियों से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। यानी ये सारी जगह वही है, यानी कि तिब्बत के अंदर, मतलब चीन तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के पास बोखरचू जो स्थान है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा आ जाता है, जो काराकोरम श्रेणी का एक हिस्सा आ जाता है, इस क्षेत्र के बीच में से निकलती है और काफी हाइट से निकलती है। आगे जाकर ये जैसे ही चलना शुरू करती है ये इस प्रकार से आकर लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में
जिसे हम सिंधु सागर कहते हैं। मैंने जब आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बताया था तो अरब सागर को सिंधु सागर हमने इसलिए कहा क्योंकि जो सिंधु नदी है वो इस प्रकार से बहती हुई यहाँ आती है। जब हमने भारत के ऊपरी क्षेत्र को पढ़ा तो हमने लद्दाख पर्वत श्रेणियों की बात की, जास्कर पर्वत श्रेणियों की बात की, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों की बात की। तो हमने इस प्रकार से ट्रिक बनाई थी झलक, यानी कि पहले जास्कर आएगी यहाँ पे, ये जास्कर पर्वत श्रेणियां और ये जो है लद्दाख की पर्वत श्रेणियां, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में से जाती है। ये तो है लद्दाख की पर्वत श्रेणियां और ये जास्कर की पर्वत श्रेणियां, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में से सिंधु नदी जाती है। निकली कहां से है? तिब्बत वाले क्षेत्र से निकली है। निकली कहां से है? मानसरोवर वाली झील के पास से, बोकरचू स्थान से, सिनबा का जो स्थान है, सिन का बांध जिसे कहते हैं, वहां से निकलकर ये अपना जो जहां जाकर इसे डेल्टा बनाकर गिरना है उस क्षेत्र की तरफ जा रही है और वो इसका क्षेत्र जहां जाकर गिरेगी अरब सागर कहलाएगा। और अरब सागर का नाम सिंधु सागर इस सिंधु के गिरने के कारण ही हुआ। साथ में चिनाब, जेनब, जितनी भी नदियां हम ये देख रहे हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, सबको लेते हुए चलेगी ये, तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो जास्कर और लद्दाख श्रेणियां है, इनके बीच एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। उस नंगा पर्वत के जस्ट पास से गुजरती है ये और आगे जाकर ये पाक भारत वाला क्षेत्र आ जाता है। ये तो भारत के क्षेत्र को कवर कर लेती है और आगे जाके ये पाकिस्तान पाक वाले क्षेत्र को कवर कर लेती है और उसके बाद जो है सीधे अरब सागर में गिर जाती है। अगर कोई पूछे तुमसे कि कौन कौन से क्षेत्र में ये बहती है, कौन कौन से देश को ये कवर करती है, तो चीन, भारत और पाक यानी पाकिस्तान, तीन राष्ट्र को ये कवर करती हुई चलती है सिंधु नदी। और फारस के लोगों ने से को है बोला, इसलिए ये हिंदू नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये इस प्रकार का एरिया बनाती है, कुछ इस यहां से चलना शुरू करती है, यूं मोड़ लेकर अरब सागर में गिर जाती है। इसको मैप में भी हम देखेंगे। तो ये जो लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं उनके बीच के एरिया को कवर करने के कारण काफी पॉपुलर है, क्योंकि नंगे पर्वत को ये क्रॉस करके जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। भारत की तो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, गंगा नदी। ये भारत की दूसरी भी बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि भारत की दूसरी बड़ी नदी है गोदावरी। ये भारत की तीसरी भी बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि भारत की तीसरी बड़ी नदी है कृष्णा। तो फिर ये क्या है? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। कहां की बड़ी नदी है? ये पाक की सबसे बड़ी नदी है। ये वहां की राष्ट्रीय नदी भी है। ये टोटल जो है एरिया कवर करती है, जो नदी हम पढ़ रहे हैं सिंधु, ये 2880 किलोमीटर लंबी है। लेकिन भारत में ये 1114 यानी 1114 किलोमीटर ही चलती है। काफी एरिया कवर करती है भारत का, लगभग आधा एरिया कवर कर लेती है, फिर भी भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, याद रखें आप। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी। दूसरी गोदावरी, कृष्णा। भारत की तो तीन प्रमुख नदियों में भी इसका स्थान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉपुलर और अच्छी नदी नहीं है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी। अगर हम एशिया की बात करें तो क्या इसका नंबर आता है? नहीं। एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है यांगटी। क्या नाम है उसका? यांगटी सी। ये यांगटी सी जो नदी है ये चाइना की नदी है, यानी चीन की नदी है, और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो फिर क्या भारत की नदियों में सिंधु का कहीं नाम आता है? भारत की नदियों में नाम तो आता है, लेकिन बड़ी वाली में नहीं आता। अगर हम विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो नील नदी है। नील नदी अफ्रीका में है, ये अफ्रीका, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो तीन नदियां हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। भारत की नदी जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी हो या नहीं हो सिंधु, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। थोड़े हटके बात कर रहे हैं, यांगटी सी जो नदी है वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है जो अफ्रीका में है और उसका नाम है नील नदी। तो सिंधु नदी को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सिंधु नदी लद्दाख, जास्कर जैसी श्रेणियां हैं, नंगा पर्वत है, मानसरोवर तिब्बत वाले स्थान से शुरू होती है और भारत में 25 से 30% जल भारत इससे लेता है, लेकिन 5% नहीं ले पाता, क्योंकि अपने बांध इतने कमजोर बने हुए, इसलिए वो पानी वहां हम नहीं रोक पाते। तो 25% पानी जो है भारत इसका यूज करता है। कोई भी नदी है चाहे इंटरनेशनल से आ रही है और किसी दूसरे नेशनल या दूसरे देश की तरफ जा रही है, उसको रोकने का अधिकार नहीं होता है।
उसे हम नहीं रोक सकते। अगर ऐसा होता है तो चाइना पहले ही रोक लेता, भारत में आने ही नहीं देता। तो इंटरनेशनल जो नदियां होती है उन पर जिस शहर से जिस क्षेत्र से गुजरती है वो अपना अधिकार वहां उस पर जमा सकते हैं और नहीं भी जमा सकते, यानी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते, क्योंकि ये वाद योग्य विषय होते हैं। तो जो बांध बने हुए वो इस प्रकार से बने हुए कि 25% ही पानी इसका हम रोक पाते हैं। तो ये जो सिंधु नदी आज हम जो देख रहे हैं वो सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि आपके एक जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माइंड में बन गया, इससे आसानी से आपको याद हो जाती है। अब जो है इसकी बेसिक बातें हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सिंधु नदी जो है वे विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। क्या ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है? क्या ये पूरे संसार या वर्ल्ड की बड़ी नदी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या बड़ी नदियों में इसका नाम नहीं आता? आता है। जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको लंबाई बताई, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इतने क्षेत्र को ये कवर कर रही है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर हम देख चुके हैं। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए, यानी कुल लंबाई कितनी है इसकी, कितनी लंबी, यानी कितनी दूर तक ये चलती है। तो 2880 याद रखना आपको, और 1114 का मतलब यह भारत के अंदर कवर करती है। भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिम है। भारत में जितनी भी हिमालय की जो नदियां हैं उनमें से ये पश्चिम की ओर दिखाई देती है। आगे अगर हम बढ़े तो हम देखेंगे कि इसका उद्गम जो है वो तिब्बत में होता है। हमने सारी बात कर ली, ठीक है। सिन का बाब स्थान जो है, मानसरोवर है, चाहे बोखरचू है, वो तिब्बत वाला क्षेत्र है। और कैलाश पर्वत की बात हमने कर ली। कैलाश पर्वत श्रेणियों में एक स्थान है बोखरचू। कौन सा स्थान है? बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। बोखरचू जो है उसके पास एक बर्फ का नद, हिमनद, जिसे ग्लेशियर हम कह सकते हैं, बर्फ की नदी हम कह सकते हैं। हिमनद का मतलब क्या होता है? हिमनद, हिमनद का मतलब है ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्या है? बर्फ की नदी, बर्फ की नदी। तो ये नाम दोनों बार बार आते हैं। जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी थोड़ी, मैंने बताया ना, थोड़ी चढ़ाई से निकलती है, थोड़ी ऊंचाई से निकलती है ना, तो वहां से निकला करती है ये। तिब्बत में इसे सिंगी खबान कहते हैं। तिब्बत के लोग इसे क्या कहते हैं? सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं, जहां से ये निकलती है। तो सिन की बान का नाम और हमें क्या मिल गया? सिन की बान। तो मोस्टली हमें यह दिखाई देता है कि ये जो क्षेत्र है इसको कवर कर रखा है सिन की बान। अब ये सिन की बान है, इसका नाम एक तो ये मिलता है, एक ये सिंगी लिखा हुआ यहां पे, सिंगी खबान, सिंगी खबान। तो ये दो नाम देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम हमें मिल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सिन की बान इसे कहती है। उसके अलावा सिंगी खबन या खबन भी इसे कहती है, यानी जहां से सिंधु नदी का मुख बनता है उस क्षेत्र को यहाँ पे शैरमुख भी कहा जाता है। तो कुछ नाम फिक्स माइंड में याद रखना है आपको। मानसरोवर, कैलाश पर्वत, तिब्बत वाला क्षेत्र, सिन का जो बान है वो, बोखरचू जो स्थान है वो, और काफी हाइट से निकलती है और चीन, पाकिस्तान और भारत जैसे देश को ये कवर करते हुए चलती है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र माना जाता है। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। यहाँ आप क्या समझे, जब हमने इस क्षेत्र को पढ़ा था तो यहाँ हिमालय की श्रेणियां हमने जब पढ़ी तो इस क्षेत्र में हमने 3 पहाड़ियों की बात की थी और हमने एक ट्रिक बनाई थी, झलक। क्या ट्रिक बनाई थी? जय, ले और के, यानी जास्कर श्रेणी यहाँ पर थी और लद्दाख श्रेणी यहाँ पर थी और कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र और काराकोरम श्रेणी जो है इस क्षेत्र की थी। तो कैलाश श्रेणी जो इसकी मुख्य है और उसके बाद ही काराकोरम शुरू हो जाती है। और यहाँ पे पीर पंजाल क्षेत्र था, पीर पंजाल क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को कवर करते हुए निकलती है ये। तो इसीलिए कहा गया है कि ये कहां से कहां तक, मुख्यतः लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच में से गुजर जाती है इस प्रकार है। और उत्तर पश्चिम से चलती है क्योंकि ये क्षेत्र उत्तर में है और ये इस तरफ आ रही है क्योंकि हमने इसका घेराव इस प्रकार किया था कि ये ऐसे चलती है और यहाँ अरब सागर में गिरेगी और यहाँ चाइना से चली है। तो भारत का क्षेत्र तो यहाँ है, तो ये उत्तर वाला क्षेत्र हो गया और ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया। तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? उत्तर से पश्चिम की ओर चलती है।
लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, यानी बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान बनाती है। एक महाखंड यानी बहुत बड़ा खंड, महा यानी बड़ा होता है, तो महाद्वीप यानी बड़ा द्वीप जैसे होता है, वैसे महाखंड एक बड़ा खंड होता है जो काफी जो पर्यटन होते हैं, पर्यटक जो आते हैं पर्यटन की दृष्टि से, उन लोगों के लिए काफी दर्शनीय और रमणीय वातावरण यहाँ क्रिएट करता है। ये पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान में कहां से गुजरती है, तो ये चिल्लस स्थान से गुजरती है, यानी चिल कर देती है पाकिस्तान वालों को कि मैं आ चुकी हूं, मैंने चीन को क्रॉस किया, भारत को क्रॉस किया, और उसके बाद चिल्लस नामक स्थान से जो दर्दिस्तान के पास है वहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आगे अगर हम देखें तो सिंधु नदी, बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी जो है उसकी ढेर सारी जो सहायक नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से ही निकलती है, यानी ये तो वहां कैलाश से निकल कर आई है और कैलाश उसी हिमालय की एक शाखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी ढेर सारी नदियां इससे निकलती है और जुड़ती है इसमें। जैसे सायोग, हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली सायोग वगैरह होती है, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास जो नदियां हैं वो भी सहायक नदियों के रूप में इसकी जानी जाती है। अतः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। अटक जो स्थान होता है वहां से खुले मैदान में चलने लग जाती है। दो चीजें याद रखें, अटक जो है वहां से तो ये खुले मैदान को रूप में धारण कर लेती है, और चिल्लस जो है वहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो कुछ नाम मौखिक रूप से हमें याद भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला मानसरोवर, तो आप समझ जाएंगे यहां से निकलती है। जैसे मैंने बोला कैलाश, तो आप समझ जाएंगे कैलाश की श्रेणियों से निकलती है। जैसे मैंने बोला बोखरचू, तो आप समझ जाएंगे कि इस स्थान से ये कवर होती है बोखरचू। जैसे ही मैंने बोला सिन की बान, तो इस स्थान से ये सिन की बान, जिसको और नामों से भी जाना जाता है, तो ये तो इसका स्थान हो गया जहां से निकलती है। जैसे मैंने बोला लद्दाख, और जैसे मैंने बोला जास्कर, तो आप समझ आएंगे इनके बीच में से नंगा पर्वत से गुजरती है। अब जैसे ही मैंने बोला अटक, तो आप समझेंगे यहां से ये खुले मैदान में शुरू हो जाती है, बिना अटके, अटक मतलब बिना अटके सीधे खुले मैदानों में चले जाती है। और मैंने जैसे ही बोला चिल्लस, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। कहां से प्रवेश कर रही है? चिल्लस से। और मैंने जैसे ही बोला अरब सागर, तो इति सीधम, यहां से ये सीधी कहां चलेगी? अरब सागर, जिसे सिंधु सागर भी कहा जाता है। तो फिर बताओ महोदधि किसे कहा जाता है? वो बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। क्या सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है? नहीं। कहां गिर रही है? पश्चिम में गिर रही है। किस तरफ गिर रही है? पश्चिम में। और पश्चिम में हमारा क्या आता है? पश्चिम के अंदर हमारा जो क्षेत्र है वो अरब सागर का क्षेत्र आता है। आगे देखिए, इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य नदियां जो है खुर्रम, तोची, गोमल, विबोबा और संगर है। किस है? दाहिनी तरफ मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी बात ये कर रहे हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। ये नदी दक्षिण और बहती हुई मितनकोट के निकट पंचनद का जलप्रपात बनाती है। पंचनद का जलप्रपात बनाती है। क्या होता है पंचनद? पंचनद का मतलब होता है पंजाब की मुख्य 5 नदियां। पंजाब की जो 5 मुख्य नदियां हैं उनको पंचनद के नाम से जाना जाता है, और वह आपको एक ही बार में याद हो जानी चाहिए। सबसे पहली है सतलज, और फिर है व्यास, फिर है रावी, और फिर चेनाब, और फिर झेलम। तो रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास। रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास। रावी, चेनाब, सतलज, जो एक प्रकार से सीधा सीधा ट्रिक से याद करना चाहे या फिर ऐसे रटना चाहे, कैसे भी आप कर सकते हैं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। सिंधु नदी लास्ट में कराची से थोड़ी सी पहले अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्यों में बहती है। देखो ऊपर वाला जो क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर राज्यों में बहती है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माने जाते हैं। अब बन गए केंद्र शासित, पहले तो राज्य हुआ करते थे। तो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कौन बहती है? सिंधु नदी। क्या और राज्यों में बहती है? नहीं, ऊपर से ही चली जाती है, यूं यूं खट करती है ना, और सीधी अरब सागर की तरफ चली जाती। तो हम सिंधु नदी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, और सिंधु नदी में हमने देखा कहां से निकलती है, किधर से जाती है, और किस प्रकार से पाकिस्तान में अटक खुले मैदानों में चलती है, चिल्लस से पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है और सीधे अरब सागर में घुस जाती है। ये हमने देखा। आगे देखिए,
झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, झेलम की बात हम कर रहे हैं। अब कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? झेलम। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद, गिरिपद का मतलब होता है पहाड़ का निचला हिस्सा, तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उसके निचले हिस्से से निकलती है झेलम, स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। किस नाग के झरने से? वेरी नाग झरने से। देखो हम बार बार इस बात को नहीं करेंगे, लेकिन पीर पंजाल 4 नंबर पे पढ़ी थी हमने। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो था उसमें पीर पंजाल को हमने इस क्षेत्र में सबसे नीचे पढ़ा था। ये पीर पंजाल, इसके ऊपर जय और इसके ऊपर ले और इसके ऊपर के, यानी कि ये जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, इसके नीचे पीर पंजाल हमने पढ़ा था। तो पीर पंजाल वाले क्षेत्र से निकलती है कौन? पीर पंजाल की जो पहाड़ी है उनका जो गिरि क्षेत्र यानी निचला जो क्षेत्र है वहां से गिरिपद क्षेत्र से निकलने का कार्य करती है कौन सी नदी? झेलम नदी। और कौन सा स्थान है, यानी इस स्थान से, इन पहाड़ियों के इस नीचे वाले स्थान से निकलने का काम करेगी कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। और कौन से स्थान से? वेरी नाग स्थान से। किस स्थान से? वेरी नाग स्थान से। अब बताओ ये निकलते इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी? अगर वह उधर जाएगी तो वो किसी भी नदी में मिलकर सीधी बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, लेकिन ये तो हम कह रहे हैं कि तो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो इसका मतलब ये इधर ही चलेगी, क्योंकि इसे ये जो सिंधु जा रही है इस प्रकार से इस सिंधु में आकर मिलना है, तो झेलम जो है वो सिंधु में मिलेगी। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। आप यही याद कर ले, क्योंकि 4-5 नदियां आपको पूरी हम पढ़ने वाले, तो साथ में याद हो जाएगी कि झेलम सहायक नदी है और ये नाग की तरह फन किए हुए सीधे आकर सिंधु में मिल जाती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों से आती है। कहां से आती है? पीर पंजाल में वेरी नाग स्थान से, वहां से झेलम आती है और सीधी कहां मिल जाती है? हमारी सिंधु नदी में है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। इसे सिंधु के साथ मिलने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। ये पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी जाती है और वहां से श्रीनगर और वुल्लर झील जो है वहां प्रवेश करते हुए तंग गलियों से गुजरते हुए, महाखंडों से, पत्थरों से गुजरते हुए पाकिस्तान में जंग के निकट, जंग स्थान है के निकट ये चेनाब नदी से मिलती है और चेनाब नदी इसको किससे मिला देगी? सिंधु से मिला देगी। याद है आपको बात? क्योंकि झेलम जो है पहले किस में मिलेगी? चेनाब में, और चेनाब किस में जाके मिलने वाली है? सिंधु में मिलने वाली। तो 2 सहायक नदियां याद हो रही है कि नहीं हो रही है? रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इन्हें बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। झेलम जो है वो चेनाब में मिलेगी और चेनाब जो है वो डायरेक्ट सिंधु में मिलने वाली है, और सिंधु तिब्बत वाले क्षेत्र से आई है जो अरब सागर की तरफ जा रही है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये डाउट ही पैदा नहीं होता आपको, क्या झेलम और चेनाब बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बिल्कुल नहीं गिरती है। कहां गिरेगी? वो अगर सिंधु के साथ जा रही है तो वो अरब सागर में ही गिरेगी। तो आपको झेलम समझ में आ जानी चाहिए कि झेलम जो नदी है वो पीर पंजाल वाले क्षेत्र से निकलती है और लास्ट में वुल्लर, पाकिस्तान जैसी झीलों से निकलते हुए वेरीनाग वाले स्थान से इसका जो है उद्गम होता है, वेरीनाग से, और फिर इन क्षेत्रों से पाकिस्तान और वुल्लर झील और महाखंडों से गुजरते हुए ये दुख पाके परेशान होकर चिनाब वाले क्षेत्र में चिनाब नदी से मिल जाती है और चिनाब जो है इसे सिंधु से मिला देती है। देखो हम नदियां पढ़ रहे हैं और आपकी इच्छा थी नदियां पढ़ने की, तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली आपको नदियां, किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पाकिस्तान में जंग के निकट ये चेनाब नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, अब चेनाब नदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि ये झेलम है, फिर ये चेनाब जो नदी है उसमें मिलेगी, और ये दोनों जब मिलके आगे बढ़ने लग जाएगी तो ये सिंधु इस तरफ चल रही है, तो इस तरफ ये सिंधु में आकर घुस जाएगी और सिंधु इसे अरब सागर में ले जाएगी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? चेनाब। तो क्या झेलम इसकी सहायक नदी नहीं है? यानी कि सिंधु के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो चेनाब और झेलम है। चेनाब और झेलम। तो सिंधु की सहायक नदी जो सबसे बड़ी मानी जाती है, याद रखें आप, वो चेनाब है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। चेनाब क्या कह रही है? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पीछे तो चंद्रमा भागा था। यानी चंद्रा और भागा 2 जो नदियां ही छोटी छोटी ऐसे, एक तो ये चंद्रा और एक इधर से आई है भागा, तो चंद्रमा भागा ऐसे याद रख लो। चंद्रा और भागा जब दोनों मिली तो मैं कहलाई चेनाब। मैं क्या कहलाई? चेनाब। और मेरे अंदर जैसे ही आकर मिली, कौन आकर मिली बताओ? इसके अंदर आकर मिली झेलम,
तो मैं और मजबूत हो गई और मैं जाकर सीधी मिल गई सिंधु में। किस में मिल गई? सिंधु में। और सिंधु मुझे ले गई अरब सागर में। अब मैं ऊपर बना रहा हूं इसको, इसका मतलब ये नहीं कि नदी ऊपर की तरफ जा रही है, मैं तो एक डायरेक्शन दे रहा हूं आपको। ऐसे भी बना सकते हैं आप। व्यूज मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंधु जो है इस प्रकार चलेगी, है ना। अब कैमरे में उल्टी भी दिख सकती है आपको, ऐसे देख लो यहाँ पे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो अब तक याद क्या रखना है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, क्या लद्दाख जास्कर के बीच में से जाती है, क्या नंगा पर्वत से जाती है, क्या बोकरचू से निकलती है, क्या सिनका बांध से निकलती है, क्या एक मुख सिनमुख के या सिंगमुख कहलाता है, ये चीजें याद रखना है। दूसरा, झेलम क्या इसकी सहायक नदी है, क्या झेलम खुद आके मिलती है? नहीं, झेलम चेनाब के साथ मिलती है। और चेनाब जो है वो किससे मिलकर बनी है? वो चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। सरिताएं मतलब दो धाराएं जल की होती है। हिमाचल प्रदेश में केलोग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। दोनों ये जो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं छोटी छोटी, ये तांडी स्थान जो हिमाचल प्रदेश में, वहां दोनों इसमें मिल जाती है, इसलिए चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। बताओ, चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा। चेनाब का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी, ठीक है। तो फिर बताओ, चंद्रभागा नदी कौन सी थी? चेनाब का ही नाम था। चंद्रा और भागा दो जलधाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। चेनाब झेलम से और झेलम सिंधु से और सिंधु से अरब सागर में। रावी नदी की बात हम कर रहे हैं। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सिंधु की रावी क्या है? महत्वपूर्ण। देखो, सबसे पहले क्या देखा हमने? झेलम। सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी जो सहायक थी वो थी चेनाब, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, और उसके बाद रावी। तो झेलम, चेनाब और रावी। अब जो चेनाब है, झेलम जो है वो चेनाब, और चेनाब से फिर रावी वाला क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए, रावी नदी की बात हम कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। याद रखें आप, कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। जिसको रावी नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो याद हो जाता है कुल्लू। क्या याद हो जाता है? कुल्लू। कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। अब कुल्लू मनाली आपको पता है कहां, तो हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी कपल घूमने जाते हैं, बताओ वहां कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी, ठीक है। रोहतांग दर्रा, ये दर्रा है। रोहतांग दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच में बना होता है। पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधार के बीच प्रदेश में प्रभावित होती है। देखो, चेनाब नदी में मिलने से पहले, इसका मतलब ये भी कहां मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। तो ये भी आपको याद हो जाता है। तो रावी आपके समझ में आई, यानी कि रावी जो है चेनाब में मिल रही है। जैनब भी किस में मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। और चेनाब किस में जाकर मिलेगी? सिंधु में। और सिंधु कहां चली जाएगी? अरब सागर में। अब हम बात कर रहे हैं व्यास की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यास की, ठीक है। इससे पहले रावी, इससे पहले चेनाब, इससे पहले झेलम। चारों किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। किसकी ने है भाई? सिंधु की, ठीक है। आराम से याद हो जाती है। अब व्यास जो है वो क्या है? सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, जो समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे से निकलती है। आपको सीधा सीधा याद करना है, क्योंकि सारी नदियां मिल कहां रही है? सिंधु में जाके, इतना याद रखें। बाकी इनका जो स्थान है वो आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, जब भी याद होगा। तो ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती लारगी में महाखंड का निर्माण करती है, यानी एक महाखंड बनाती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हेरी के पास सतलज नदी में मिलती है। हेरिके के पास हेरिके बांध है जो पंजाब में है, वह सतलज नदी में जाकर मिल जाती है और फिर ये इससे मिला देती है। अब सतलज नाम आ गया, कौन सा नाम आ गया? सतलुज। सतलुज। बताओ, इससे पीछे क्या रावी थी? क्या चेनाब थी? क्या व्यास थी? क्या झेलम थी? सारी थी। वो सारी क्या हो जाती है? सहायक नदियां हो जाती है। नदी तिब्बत में, कौन सी? सतलुज नदी तिब्बत वाले क्षेत्र में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राक्षस ताल से। कौन से स्थान से निकलती है? राक्षस ताल से। राक्षस प्रवृत्ति की नदी कौन सी है भाई? ये राक्षस ताल वाली नदी। कौन सी? राक्षस ताल वाली
नदी, जहां से लोंगचेन खाबाब के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जरूर याद रखिए, पूछा जाता है कि कौन सी नदी को लोंगचेन के नाम से जाना जाता है। लोंगचेन, ये खबाब याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतलुज जो नदी है उसको लोंगचेन के नाम से भी जाना जाता है। बताओ चंद्रभागा के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक नए महाखंड का निर्माण करती है, महाखंड से निकलने का कार्य करती है। तो यह है सतलुज। देखो एक बार इसको देखते हुए चलते हैं हम, तो आपको आसानी से याद हो जाती है कि रावी जो है वो कुल्ली वाले क्षेत्र से, कुल्लू वाले पहाड़ी रोहतांग दर्रे से, हिमाचल से निकलती है। लेकिन इससे आगे वाली व्यास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ रोहतांग दर्रा याद रखना आपको। लेकिन इसके बाद सतलुज की हम बात कर रहे थे तो राक्षस ताल है और इसका एक लोंगचेन नाम का जो दर्रा है उसको याद रखना आपको। जबकि हिमालय की पर्वत श्रेणी में सिपी कला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सतलुज की। ये हिमालय पर्वत श्रेणी से सिप किला से बहती हुई पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। कौन सी? सतलुज कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र को कवर करते हुए चलती है, इसलिए इस क्षेत्र में इसको एक अलग ही तवज्जो दिया गया है कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो इसी की वजह से अपना पोषण कर पाता है, तो ये इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सिंधु नदी जो हमारी थी उसको बहुत आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। अगली जो हमारी नदी है वो गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करेंगे, दोनों में से किसी एक की, और उसको भी यूं चुटकियों में हम याद करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।